अध्याय 4 धारा 12 इसमें विद्यालय के कार्य व शिक्षकों के अधिकार व कर्तव्य की बात की गई है। तो हम देखते हैं कि विद्यालय के क्या कार्य हैं, अर्थात विद्यालयों में जो भी शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं उसकी पूर्ति कराना, बच्चों को सही खेल सामग्री, खेल मैदान, प्रयोगशालाएं इत्यादि जो भी हैं उन्हें शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो ये सारी चीज़ें जो है विद्यालयों के कार्य में या उनके इनमें हम लोग जो है सरकारी विद्यालय जो हैं वह कहीं न कहीं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। यदि किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे को पहली कक्षा में स्थान नहीं दिया जा रहा है तो यह जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है सरकार द्वारा। यह भी प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे हैं उनको 25% जो है सीटों पर, या यूँ कहें कि बैकवर्ड जो क्लास है, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन्हें 25% जो है स्थान आरक्षित करने की बात की गई है। अर्थात इन 25% सीटों पर बैकवर्ड बच्चों को जो है प्रवेश दिया जाएगा सरकारी विद्यालयों में। इसके साथ साथ जो निजी और विशेष श्रेणी के विद्यालय हैं वहाँ पर भी यह व्यवस्था की गई है। तो हमने देखा कि जो अध्याय 4 का धारा 12 है वह 25% सीटों पर, चाहे वह निजी कॉलेज हो या विशेष कॉलेज हो, विशेष स्कूल हों, उनमें जो है या चाहे सरकारी हों, प्रवेश देने की बात की गई जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, चाहे निर्बल हों चाहे जो हों। इसके बाद यदि हम शिक्षकों के अधिकार व दायित्व की बात करें तो इन शिक्षकों के अधिकार में जो शिक्षकों के दायित्व देखने को मिलते हैं वह नियमित रूप से उनका जो कर्तव्य है स्कूल में उपस्थित हों और पाठ्यक्रम के अनुसार जो है वह शिक्षण कार्य करें, उसे पूरा कराएं और निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रावधान करता है। और प्रत्येक बच्चे के सीखने की योग्यता जो है उसका आकलन करना, और जो भी उनके उत्तरदायित्व हैं, नियमित अभिभावक बैठकें जिसे हम पेरेंट्स मीटिंग के नाम से भी जानते हैं, और बच्चे की नियमितता अर्थात बच्चा नियमित रूप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी उपस्थिति कैसी है, वह कैसा सीख रहा है, और उसके प्रगति के बारे में चर्चा करना, ये सारी बातें जो है शिक्षकों के दायित्व के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और यदि किसी भी शिक्षक को इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो है राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारों का जो है एक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है कि शिक्षक छात्र अनुपात हर स्कूल में इस अधिनियम के अनुसार होगा, अर्थात 1:30 और अर्थात 1 शिक्षक पर 30 विद्यार्थियों की बात की गई है इस अधिनियम के द्वारा। और इसके लिए अगर शिक्षकों के कार्यों की बात करें तो जो इनके शैक्षणिक कार्य हैं सिर्फ जनगणना, चुनाव या आपदा राहत कार्यों को छोड़ करके बाकी कार्यों के लिए इन्हें जो है कहीं न कहीं रखा जाता है शैक्षणिक कार्य के लिए। और जो इतर कार्य हैं इनमें तो जनगणना, चुनाव इत्यादि हम देखते हैं कि शिक्षकों को जनगणना चुनाव में जो है लगाया जाता है। तो गैर शैक्षणिक कार्यों में इन कार्यों को छोड़ करके इन सारे कार्यों से और बाकी जो भी कार्य हैं उनमें से उनको हटाया जाए, बाकी जो उनका ध्यान है वह शिक्षण कार्य पर ही लगाया जाने की बात की गई है। और इसके बाद यदि हम धारा 13 की बात करें तो प्रवेश शुल्क ना लेना। यदि कोई बालक प्रवेश शुल्क देता है या कोई प्रधानाध्यापक प्रवेश शुल्क लेता है तो कहीं न कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की गई है। दंडात्मक रूप से जो है 25,000 रुपये जुर्माना देने की बात जो है इस आरटी एक्ट के द्वारा किया गया है। तो प्रवेश शुल्क लेने पर 25,000 रुपये जुर्माना की बात की गई, अर्थात निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसा कि हम जो है इसमें पढ़ते चले आ रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वह कहीं न कहीं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो जो
शुल्क अगर देने की बात कहीं होती है तो 25,000 रुपये जुर्माना की बात इसमें प्रावधान किया गया है। और यदि धारा 14 की बात करें तो आयु प्रमाण पत्र देने पर प्रवेश आप रोक नहीं सकते हैं, अर्थात कोई बालक यदि आयु प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है तो उसमें जो है प्रवेश आप रोक नहीं सकते हैं। अर्थात जो भी बालक हैं, यदि कोई अभिभावक प्रमाणित करे कि यह मेरा बालक है, इसका जन्म यहाँ हुआ है, इस टाइप से जो है अगर कोई प्रमाणित करता है तो भी आपको प्रवेश लेना है। और यदि जन्म प्रमाण पत्र उसका जो है बनवाया गया, जन्म प्रमाण पत्र पर्ची बनती है जो है जहाँ पर बच्चे की डिलीवरी होती है, तो वहाँ से भी इस प्रमाण पत्र को दिखाया जाता है उसके द्वारा ला करके। और इसके साथ साथ यदि किसी आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ा है या जो प्री प्राइमरी या प्री चाइल्ड केयर जो सेंटर होते हैं वहाँ पर भी प्रमाण पत्रों की व्यवस्था की गई है। तो इन सारे प्रमाण पत्रों को जो है दिखा करके आप बच्चे का प्रवेश करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयु प्रमाण पत्र है उसके आधार पर उसे आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धारा अध्याय 4 में धारा 12, 13, 14, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 15 की, जिसमें प्रवेश तिथि का विस्तार, अर्थात जो प्रवेश का समय है उसमें बालकों को यदि प्रवेश नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश वह प्रवेश नहीं करा पाते हैं, तो इस तिथि को बढ़ाया जाने की बात की गई है और लगभग सितंबर-अक्टूबर तक का इसमें प्रावधान किया गया है। तो यहाँ रही जो है धारा 15 प्रवेश तिथि के विस्तार की बात को लेकर के, प्रवेश की बात को लेकर के यह बढ़ाया जा सकता है। और धारा 16 की बात करें तो सबसे मुख्य बात इसमें यह कहा गया कि कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। तो कक्षा 8 तक के बच्चे फेल नहीं होंगे, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के किसी भी बच्चे को फेल ना करके उन्हें पास किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा शिक्षा प्रदान करने के लिए। और इसके साथ साथ धारा 17 की बात करें तो शारीरिक व मानसिक दंड ना दिया जाने की बात की गई है। अर्थात ये जो दोनों धाराएं हैं 16 और 17, यहाँ कहीं न कहीं बच्चों के हित की बात की गई है, बच्चों में मोटिवेशन करने की बात की गई है, उनको प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो चाहे वह फेल ना करके या शारीरिक दंड ना दिया जाए, मानसिक दंड ना दिया जाए, तो ये 16-17 जो है उनके संरक्षण की बात करता है। और इसके बाद 18 की बात करें तो विद्यालयों की मान्यताओं देने की, और धारा 19 जो है विद्यालय के मान व मानक की बात करता है। तो जो भी विद्यालय हैं, चाहे वह सरकारी विद्यालय हैं या निजी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या पूरी तरीके से निजी हैं या विशेष विद्यालय हैं, तो इनके भी मानक तैयार कराने की बात इस RT एक्ट 2009 के द्वारा किया गया है। तो इस अधिनियम के क्रियान्वयन में जो है विद्यालयों की मान्यता किस प्रकार दी जाएगी, इसका जो है प्रावधान किया गया है। इसके बाद यदि हम मानक की बात करें धारा 19 में, तो इसमें भवन है, खेल का मैदान है, इसकी सुविधाएं, सहायक सामग्रियां हैं, चाहे वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेकर के हो या प्रयोगशालाओं को लेकर के हो या पुस्तकालयों को लेकर के हो। तो इन सारी बातों को लेकर के धारा 19 में प्रावधान किया गया है विद्यालय के मानक को लेकर के। और इसी तरह से विद्यालय को जो है चलाया जाएगा, चाहे वह सरकारी विद्यालय हो, चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो या कोई विशेष विद्यालय हो। तो ये रही बात धारा 18 और 19 की, विद्यालय के मानक और मान्यता देने की बात करता है। इसके बाद हम लोग इसी में चर्चा कर रहे हैं कि जो मानक हैं उसी में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें और जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनमें शिक्षण काल, शिक्षण दिन कितने होते हैं। तो हम देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें 45 शिक्षण कार्य घंटे होंगे और एक वर्ष में 800 घंटे, 200 दिन कार्य दिवस, अर्थात जो एक वर्ष में 800 घंटे पढ़ाए जाएंगे 200 दिन तक और 45 शिक्षण कार्य घंटे होंगे 7 दिनों के अंदर। तो ये जो है प्राइमरी स्कूलों की बात हुई। इसके बाद हम लोग करेंगे कि UPS जो है अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक जो प्रथम सप्ताह है उसमें 48 घंटे, हमने वहाँ 45 घंटा पढ़ा, यहाँ हम अपर में पढ़ेंगे 48 घंटे कार्य दिवस के रूप में। और एक वर्ष में यह कार्य घंटा जो रहेगा 1000 रहेगा और 220 दिन जो है कार्य दिवस रहेगा। तो इस तरह से
प्राइमरी में 45 शिक्षण कार्य घंटे, 800 घंटे एक वर्ष में और 200 दिन कार्य दिवस, और अपर प्राइमरी में 48 घंटे कार्य दिवस शिक्षण कार्य दिवस और 1000 घंटे और 220 दिन कार्य दिवस जो है ये मानकों में रखा गया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो धारा 20 और 21 है, क्योंकि हमने 19 तक चर्चा कर लिया था। अब हमको 20, 21 और 22 की चर्चा करनी है। तो इनमें समवर्ती सूची की बात की गई है, जो क्योंकि 76वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सॉरी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जो सूचियों का जो बंटवारा था केंद्र राज्य सरकार में, वह पहले राज्यों के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार था या जो शिक्षा की बात थी सूची में, वह रखा गया था राज्यों में। अब इसे हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया है। तो सूचियों में परिवर्तन जो किया गया केंद्र व राज्यों से, तो इसे हम समवर्ती सूची में रखें। इसके बाद धारा 21 जो है विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करता है, जिसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, चाहे वह जिस स्तर से भी हो। जो विद्यालय प्रबंधन समिति होता है वह निजी विद्यालयों को छोड़ करके जो है बाकी सारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें रखने की बात की गई है मैनेजमेंट कमेटी को। तो जो भी अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी स्कूलों में एक प्रबंधन समिति को गठन करने की बात इसमें प्रावधानित किया गया है। और इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं स्थानीय सरकार में उनको, और जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को रखा जाएगा इस प्रबंधन समिति में। और प्रबंधन समिति बनेगी किसकी? अनुदान ना पाने वाले, अर्थात जो अनुदान नहीं पाते हैं ऐसे निजी स्कूलों को छोड़ करके बाकी सभी स्कूलों में एक प्रबंधन समिति होगी। और इनमें जो है जो अभिभावकों का सदस्य कोरम होगा वह कहीं न कहीं 3/4 होगा। तो यह विद्यालय प्रबंधन समिति जो है धारा 21 में बात करता है। अब इसके बाद जो है धारा जो 22 है, इस धारा 22 में विद्यालय विकास योजना निर्माण की बात की गई है कि अर्थात जो विद्यालय का विकास होगा यह किस तरह से किया जाएगा। तो कहीं न कहीं स्कूलों के कार्यों के में जो है उनका अनुसरण किया जाए, किसी बच्चे को उसके विद्यालय से संबंधित जो भी उसके विकास है उस कार्यों को कराया जाए। और स्कूल विकास की योजना और उनकी संस्तुति दिया जाए। सरकार, स्थानीय सरकार जो भी हैं कहीं से भी प्राप्त अनुदानों के द्वारा जो है अनुदान देने की बात जो है यह विद्यालय विकास योजना के द्वारा कराया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि धारा 20 में सूचियों में परिवर्तन किया गया समवर्ती सूची को लेकर के, और विद्यालय प्रबंधन समिति जो है निर्माण करने की बात की गई, विद्यालय विकास योजना की बात की गई। तो इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ बातें हैं जो अध्याय 6 में और हैं, वह अध्याय 6 में अगर देखें तो बाल अधिकारों के संरक्षण की जो बात हमने अभी पढ़ा, उनमें कुछ बातें और हैं जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में है। उनमें राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग का जो कार्य है उसके तहत जो भी प्राधिकारी हैं उसको कार्य करेंगे, वह प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराएंगे। और साथ ही जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो बच्चे का अधिकार है उससे शिकायतों की जांच भी करेंगे। तो ये रहा जो है अध्याय 6 में बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर के हमने जो बाल संरक्षण अधिकार नियत था उसके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो हमने पढ़ा था कि बाल अधिकार क्या होता है, उसका जो है आप लिंक जो है उसमें देख सकते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसी क्रम में जो है
इसमें आरटी एक्ट में जो है रखा गया कि जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात अगर नहीं की जा रही है तो हम यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और इसकी जांच या आयोग या इस नियम के द्वारा कराया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे के शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है और संबंधित अधिकारी जो है यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चे का यदि शिक्षा अधिकार से कोई भी बात है जो उसको चोट पहुंचाई जा रही है, उसे नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसका जो है शिकायत तुरंत जो है लिखित रूप में कराएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा करने की बात की गई, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। एक राष्ट्रीय शिक्षा या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन करने की बात करता है अध्याय 6 में ही, और इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना भी इस परिषद का काम है। तो यह बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर के किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम और इसको पूरा किए जाने की बात की जा रही है, यह जो है अध्याय 5 में किया गया है। तो अध्याय 5 में अगर हम देखें तो प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की जो विधि है वह उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी मूल्यांकन की विधियां हैं, वह सरकार के जो भी प्राधिकारी हैं उनके आधार पर इसको पूरा कराने की बात की गई है। इसके बाद पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले जो प्राधिकारी हैं वह निम्न बातों पर ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तैयार करने के लिए की गई हैं, जिनमें हम देखते हैं कि संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता, अर्थात जो संविधान में निहित मूल्य हैं, चाहे वह सामाजिक मूल्य हो, आर्थिक मूल्य हो, राजनीतिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, जो भी मूल्य हैं उसके आधार पर पाठ्यक्रम रखे जाएं, मूल्यांकन की विधियां तय की जाएं। और अगला है कि बच्चों को समग्रता में विकास, अर्थात जो समग्र रूप से विकास करने की बात करेंगे, अर्थात बच्चों का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन विधि या पाठ्यक्रम रखा जाए। बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास कराया जाए, अर्थात जो बच्चे का ज्ञान है, जो उनकी संभावित क्षमता है, कितना वह कर सकते हैं, क्या गेन कर सकते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है, और उनकी उस प्रतिभा के हिसाब से विकास पाठ्यक्रम को रखा जाए और इसे पूरा कराया जाए। और इसके साथ साथ बालकों के शारीरिक मानसिक योग्यताओं का जो भी ध्यान रखा जाए कि कौन सा बालक किस योग्यता का है, उसको भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम निर्माणित किया जाए। और इसके बाद बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करने की बात की गई है। इसके साथ साथ जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो, बच्चे को भय मुक्त, सदमा, चिंता मुक्त बनाना और अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाने की बात ये जो है आरटी एक्ट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ तक हो सके बच्चों को मातृभाषा, ये जो है शिक्षा नीतियों में भी कहा गया, चाहे वह 86 की शिक्षा नीति हो, कोठारी आयोग हो, और आज वर्तमान समय में जो भी हैं शिक्षा नीतियों को लागू कराया जाएगा, शिक्षा नीति 2020, इसमें भी मातृभाषा में बच्चों को जो है शिक्षा देने की बात की गई है। और इसके साथ साथ भय मुक्त, सदमा मुक्त, या जो भी हैं डर ना बना रहे, चिंता मुक्त रहें, बोझ मुक्त रहें। तो इस तरह से पाठ्यक्रम जो है कहीं न कहीं उन्हें खुले विचार रख करके खुले वातावरण में उन्हें शिक्षा प्रदान करने की बात करवाता है। इसके बाद शिक्षकों का दायित्व हमने देख ही लिया कि नियमित रूप से स्कूल में जाएं, पाठ्यक्रम के अनुसार उनका जो है पढ़ाना लिखाना हो, और अन्य जो उनके दायित्व हैं वो बैठक आयोजित करें अभिभावकों के साथ, उनकी उपस्थिति प्रगति के बारे में चर्चा करें। हमने इसकी चर्चा कर लिया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के नियम के अनुसार जो भी हैं वह कराई जाएँ यह बातें। और हम थोड़ा सा इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उसको देख लेते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, भाग 3 में, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अध्याय जोड़ा गया, एक नया वर्ग जोड़ा गया जो हम 21 का जानते हैं।
वह कहीं न कहीं आरटीई एक्ट को मौलिक अधिकार में संरक्षण प्रदान करता है, मौलिक अधिकार में रखता है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। और इसके साथ इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्वों का निर्धारण किया गया। बच्चों के दाखिला या प्रवेश के संबंध में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व भी निर्धारित किए गए। तो इन सारी बातों को लेकर के आरटीई एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, जो हमें आरटीई एक्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आरटीई एक्ट के द्वारा बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर के बहुत सारे बातें इसमें लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं और प्रावधानित किया गया है कानून बना करके। इसके बाद हम लोग जो है फिर अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे जो नया अध्याय या नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है वो हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।